नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। मैं हूं नीलू और शुरुआत भव्य राम मंदिर निर्माण की आज से विश्व में हिंदू परिषद देश भर में आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए अभियान की शुरुआत करेगा। दावा किया जा रहा है कि यह जनसंपर्क अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा। वीएचपी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंदा लेकर इस अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा सभी शहरों में चंदा जुटाने की शुरुआत वहां के प्रथम नागरिक, मेयर वगैरह से की जाएगी। चंदे के लिए 5 लाख से ज्यादा गांव में 12 करोड़ हिंदू परिवारों के 55 करोड़ सदस्यों को जोड़ा जाएगा। पूरे देश में 10 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाएगी और हर टोली में 5-5 लोग शामिल होंगे। चंदे में मिली राशि हर रोज बैंक में जमा होगी। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में रुपए जमा किए जाएंगे। चंदे के लिए 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन होंगे। अयोध्या में संतों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संतों के बीच से चंदे की शुरुआत होगी। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जय घोष के साथ ही अभियान की शुरुआत होगी। तो आज से राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम शुरू होगा और इसके लिए पूरी तरीके से टोलियां बना दी गई हैं। ये टोलियां पहुंचेंगी लोगों के घरों तक और जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं देश भर के, उनसे चंदा लिया जाएगा। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का टोकन कूपन होगा जो कि आम लोग खरीद सकते हैं और चंदा जुटा सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा गांव में संपर्क अभियान है। 10 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाने के काम में होगी। 55 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और बाकायदा खाते बनाए गए हैं। एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें ये पैसे रोज का रोज जमा किए जाएंगे। तो आज से वीएचपी का निधि संपर्ण अभियान शुरू होने जा रहा है। 10 लाख लोगों की टोली जो है वो चंदा जुटाएगी। 5-5 की टोली होगी ये। और वीएचपी के अभियान शुरू होने से ठीक पहले मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए खुद चंदा लेने निकले लोगों पर पथराव करा सकती है। इस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार किया है। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि आने वाले चुनावों में फायदा होने के लिए बीजेपी राम मंदिर का चंदा लेने निकले लोगों पर पथराव करवा सकती है। ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। यही बात। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है। ये अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ हैं या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन के बयान पर अयोध्या के संतों ने सख्त ऐतराज जताया है। संत समाज ने याद दिलाया किसी पार्टी के कार्यकाल में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। उसमें हो सकता है कुछ लोग जिनका चश्मे पे सांप्रदायिकता चढ़ी हुई है और जो उसी की राजनीति कर रहे हैं, उसी की राजनीति करके पद पा रहे हैं, चुनाव में जीत रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग अगर ये सब ना करेंगे तो उनको पूछेगा कौन। वो बयान तो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। पत्थरबाजी किसने की, कहाँ पर हुई, वो सब लोगों ने देखा। आचार्य सत्येंद्र दास ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मामले में सफाई देने के लिए कहा है। गोली चलाई गई थी, कार सेवकों की हत्या की गई थी, तो कार सेवकों को मारने वाली पार्टी कभी अच्छी बात सोचती हो, ऐसी हो ही नहीं सकता। वो अच्छी बात नहीं सोचेगी, जब भी सोचेगी वो गलत बात ही सोचेगी। इनको बोलने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया इनके अध्यक्ष को, पार्टी के अध्यक्ष को करना चाहिए कि हम सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, इनकी व्यक्तिगत है, लेकिन ऐसा किया नहीं है।
एसटी हसन अपने बयान को लेकर सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी संतों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन है। वैसे तो हर साल उनका जन्मदिन चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार मायावती अपना 65वां जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मनाएंगी। और बीएसपी ने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि जिलों में भी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई जश्न ना मनाए। इसके पीछे की वजह कोरोना काल के साथ किसान आंदोलन और नवंबर में उनके पिता का निधन होना बताया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जन्मदिन को आत्म संयम के दिन के रूप में मनाने और गरीबों के बीच कपड़े और कंबल बांटने को कहा। मायावती दिल्ली में आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। इस मौके पर वो एक किताब का विमोचन भी करेंगी। और कल से देश भर में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में 311 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। झांसी, वाराणसी से ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। जय प्रताप सिंह आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो 16 तारीख के दिन यानी कल का दिन बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था अब वो लोगों के बीच में होगी और प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे और कल से देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जाएगी। यूपी में 311 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। साथ ही साथ झांसी, वाराणसी से ऑनलाइन प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं और जय प्रताप सिंह आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी में 11 जगहों पर टीके लगेंगे। झांसी और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन जुड़कर अभियान की शुरुआत करेंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश में अब 825 की जगह 311 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। वहीं राजधानी लखनऊ में अब 16 की जगह 11 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में 51,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। लखनऊ का डेटा जो है अब थोड़ा चेंज हुआ है। पहले 16 जगहों पे वैक्सीन लगनी थी, लेकिन अभी 11 जगहों पे वैक्सीन लगेगी। सभी जगहों पर 100 की तादाद में लोगों को, वॉलंटियर्स को इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। यानी पहले दिन यानी 16 तारीख को 1100 लोगों को लगाया जाएगा। फिर अगले सोमवार से 3 दिनों के भीतर 51,000 का डेटा लखनऊ में पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी झांसी और वाराणसी 2 जगहों से ऑनलाइन जुड़ेंगे और इसके बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस काम में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी वैक्सीन सेंटर पर मुस्तैद हैं। और अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, कानपुर और आगरा की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वैक्सीन को स्टोरेज करवा दिया है। भारी सुरक्षा के बीच हर जगह पर कोरोना वैक्सीन पहुंच रही है। पूरे देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के काम की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कोरोना वैक्सीन पहुंच रही है। और अब आपको एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच शुरू हो गई है। जी हां, जीन सीक्वेंसिंग के जरिए जांच की जाएगी। कोरोना के लिए स्ट्रेन के सैंपल अब पुणे नहीं भेजने होंगे। सीएम योगी के निर्देश पर यह जांच शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के 3 दूसरे संस्थानों में भी ये जांच अब हो सकेगी। तो जो नए स्ट्रेन की बात हो रही थी उसके सैंपल अब लखनऊ में ही जांच किए जाएंगे और पहले इसे पुणे भेजा जाता था, लेकिन अब लखनऊ में ही इस जांच की शुरुआत हो जाएगी। और कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी। आज से कोरोना कॉलर ट्यून बंद होने वाली है और उसकी जगह अब नई कॉलर ट्यून होगी जो वैक्सीनेशन पर होगी। अब लोगों को कोरोना से बचाव के बजाय वैक्सीन के अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी।
और एमएलसी चुनाव के लिए बड़ी सरगर्मी। एसपी के प्रत्याशियों का नामांकन आज होना है। राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन इसका नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद होंगे। तो एमएलसी चुनाव के लिए अब सरगर्मी बढ़ गई है। एसपी के प्रत्याशियों का आज नामांकन होना है, जिसमें राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन शामिल होंगे नामांकन में, और इस दौरान वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। और विधान परिषद चुनाव हो सकती है विधायकों की खरीद फरोख्त। बीजेपी ने नामांकन के लिए खरीदे 12 फॉर्म, बीएसपी ने खरीदे हैं 2 फॉर्म, समाजवादी पार्टी ने भी खरीदे हैं 2 फॉर्म, निर्दलीय समेत 26 फॉर्म विधानसभा सचिवालय से खरीदे गए हैं। 12 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। और बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को जल्द ही योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खबर है कि उन्हें तीसरा डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का काफी करीबी माना जा रहा है। सियासी कयासों को विराम लगाते हुए आज प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके बताया कि आज पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा जी का भाजपा परिवार में स्वागत किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा से जुड़े अरविंद कुमार शर्मा जी की कार्यक्षमता और कर्मठता से निश्चित ही पार्टी को एक नई गति मिलेगी। रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है, और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। अरविंद कुमार शर्मा ने सोमवार को अचानक अपने पद से वीआरएस ले लिया था और तभी से उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगने लगे थे। बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा पीएम मोदी के खास नौकरशाहों में से एक हैं। खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि एके शर्मा को यूपी के तीसरे उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और किसानों और सरकार के बीच 9वीं दौर की बैठक आज होनी है। हर हाल में हल निकालने की कोशिश होगी। नरेंद्र तोमर ने इस बात को कहा है। 8 बार बैठक रह चुकी बेनतीजेगा, अब आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इसके संकेत राकेश टिकैत ने दे दिए हैं। हम 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं टिकैत। तो आज 9वीं दौर की बातचीत है और सकारात्मक बातचीत की उम्मीद सरकार को है, लेकिन किसानों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि भूपेंद्र सिंह मान की कमेटी छोड़ने से उनका कोई मतलब नहीं है, साथ ही कमेटी से किसानों का कोई लेना देना भी नहीं है। राकेश टिकैत से जब कमेटी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं कमेटी में शामिल नहीं होने वाला, हम 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कमेटी से सवाल नहीं है, हमारा है भारत सरकार से। कमेटी से थोड़ा हमको बात करनी, हमें भारत सरकार से बात करनी है। जितने दिन भारत सरकार आंदोलन चलाना चाहेगी आंदोलन चलवा लेगी। नहीं, कमेटी नहीं बनाई जाए उस पर कमेटी में हमारा है ही नहीं कुछ मामला। अगर नए लोगों को शामिल किया जाएगा तो क्या? अरे हमें नहीं जाना भाई उसमें। कमेटी की तो बहुत रिकमेंडेशन आ रही है, उसमें नहीं जाना। हमें सरकार से खत्म करवाएंगे इसको। बता दें कि किसान करीब 50 दिनों से कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगाते हुए कमेटी का गठन किया था, लेकिन किसान कमेटी में शामिल होने से साफ इनकार कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है, उन्हें बिल वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और किसानों को मोहरा बनाकर सियासत चमकाने और आग भड़काने की कोशिश लगातार की जा रही है। लोहड़ी के मौके पर कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में वामपंथी और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है वो देश के सामने आया है। संसद को वामपंथी कांग्रेस नहीं मानेगी, देश की सरकार को वामपंथी कांग्रेस नहीं मानेंगे, देश के सर्वोच्च न्यायालय को वामपंथी कांग्रेस नहीं मानेंगे। मतलब जो कांग्रेस और वामपंथी कहेंगे वो सही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय पर भी प्रश्न चिन्ह, संसद पर भी प्रश्न चिन्ह। तो ये वामपंथी और कांग्रेस इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व संकट में है। और ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पर लोगों के घर तो कच्चे हैं, लेकिन हर घर के आंगन में हरी सब्जियों वाला किचन गार्डन है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की मिसाल पेश करने वाले इस गांव की तारीफ पूरे सूबे में हो रही है।
इन हरी भरी सब्जियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी पेशेवर किसान के खेत में उगाई गई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मौसमी सब्जियां घर के आंगन में उगाई गई हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये सब्जियां किसी एक घर में नहीं, बल्कि गांव के करीब 250 घरों में उगाई गई हैं। तो आइए इस अनोखे गांव की सैर पर चलते हैं। मेरठ के सिकंदरपुर गांव की महिलाओं ने ये कर दिखाया है। यहाँ सैकड़ों घर हैं और हर घर में किचन गार्डन है। वेस्ट वाटर, जिस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उस पानी का इस्तेमाल यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने सब्जियां उगाने के लिए कर दिया है। यह है मेरठ का सिकंदरपुर गांव। जिले का आखिरी गांव है। गांव में करीब 250 घर हैं, कुछ पक्के तो कुछ कच्चे। गांव वालों के रहन सहन से इनकी संपन्नता का अंदाजा लग गया होगा, लेकिन इस गांव के लोगों की सोच ने इन्हें सबसे अमीर का तमगा दे रखा है। दरअसल गांव वालों ने बूंद बूंद पानी बचाने की अनोखी मुहिम चलाई और इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि हर घर में किचन गार्डन बन गया। यहाँ के लोग घर से निकले वेस्ट वाटर को सब्जियां उगाने के काम में लेने लगे। लौकी, भिंडी और गोभी, आलू, सब कुछ भी ऐसे ही उगाते हैं। ये तो पालक है, ये बंधा गोभी है, धनिया की पत्ती है, वो भी मूली है, फूल गोभी है, सब कुछ है। खास बात यह है कि इन सब्जियों की खेती घर की महिलाएं ही करती हैं। फूल गोभी, धनिया, बैगन, पालक, आलू जैसी कई सब्जियां हैं जिन्हें घर के आंगन में उगाई गई हैं। गांव वालों का कहना है कि घर की उगी हुई सब्जियां होने से बाजार जाने से मुक्ति मिल जाती है। इसमें सभी फैमिली ऐसी करती है इस गांव में, इस पानी को बेकार नहीं होने देते कतई भी। हमारी भी सारी यहीं रोटी है। अच्छा, तो यहाँ पे हर घर में क्या कहानी है? हर घर में ऐसी है, गरीब आदमी है। मेरठ से 50 किलोमीटर दूर परीक्षितगढ़ क्षेत्र में इस गांव के लोगों ने मिसाल पेश की है। जहां पूरी दुनिया पानी की किल्लत से जूझ रही है, वहीं इस गांव के लोगों ने बूंद बूंद बचाने की ठान ली है, जिसकी सराहना जिले की अधिकारी भी कर रहे हैं। परीक्षितगढ़ ब्लॉक में, जनपद मेरठ में बहुत ही रिमोट का हमारा गांव है सिकंदरपुर। वहाँ पे ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल की है और बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। जो हमारा ग्रे वाटर निकलता है घर के बाथरूम से और इस तरह से किचन से जो पानी निकलता है, उसका यूसेज हर घर में किचन गार्डन बना करके और वो सारा पानी वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो एक तो इससे जो ग्रे वाटर का वेस्टेज है वो कम हो रहा है, वहीं पे रीयूटिलाइज हो रहा है। और सेकेंडली जो वहाँ पर हमारी जो सब्जियां हैं वो अपने ही घर में सब्जी ग्रो कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं।